नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद धर्मराज में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। एनालिसिस वीडियो है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। गांधी जी के आंदोलन हैं, सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा मिल सत्याग्रह, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तत्वों के बारे में। आईएएस में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर भी हमने चर्चा की है, जो अभी प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को हुआ था उसमें। अभी जो इससे पहले का वीडियो है उसमें थोड़ा सा फैक्चुअल जो इस संबंध में थे उनके बारे में भी कुछ तथ्य डाले गए हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एक बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए। तो आगे मित्रों, आज इस कड़ी में एक अगस्त प्रस्ताव का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा आप लोगों से। अगस्त प्रस्ताव, चूँकि जो वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 में, जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था 2 सितंबर 1939 को, उसके बाद भारत में एक घटनाक्रम बदल चुका था और जो भारतीय सेना को बगैर किसी से पूछे हुए, तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस था, तो उस दल से बगैर पूछे हुए, क्योंकि 11 में से 8 प्रांतों में इनकी सरकारें थी जो 1937 के चुनावों के आधार पर बनी थी, तो किसी चुनी हुई संस्था के प्रतिनिधियों का एक तरीके से बायकॉट करना, तो ये एक बहुत बड़ी साम्राज्यवादी और एक तरफा सोच ब्रिटिश गवर्नमेंट की रही उस समय। तो उन्होंने भारतीयों से बगैर पूछे युद्ध में झोंक दिया। लेकिन जब कांग्रेस ने बॉयकॉट करना स्टार्ट किया कि नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, बगैर हमसे पूछे आर्मी को आपने युद्ध में झोंक दिया, भारत को एक तरीके से युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया ब्रिटिश की तरफ से, जबकि भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक मुहिम चल रही थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा अब तक एक नया रूप ले चुका था। अब ऐसा नहीं था कि स्थितियां कुछ 1857 जैसी थी, अब बातें बदल चुकी थी। भारतीय जनमत भी उस तरीके से राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हो चुका था। तो उसी संदर्भ में जब भारतीयों का इस प्रकार से दृष्टिकोण रहा, तो डेफिनेटली जो अंग्रेज थे उन पर एक दबाव पड़ा। उनके जो अलायंस था मित्र राष्ट्रों का, उनका दबाव पड़ना स्वाभाविक था कि आप भारतीयों को किसी प्रकार से एग्री कीजिए, अदरवाइज हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे जब ये सिचुएशंस बदली, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय जो यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो साहब, तो उनको इस मैटर को डील करने के लिए बोला। तो और इस संबंध में उन्होंने भारतीय नेताओं से कि वो भारत को युद्ध में समर्थन दे, इस हेतु पैसिफाई करने के लिए कुछ प्रस्ताव बनाए, उन्होंने ड्राफ्टिंग की और उन प्रस्तावों को फिर 8 अगस्त 1940 को इन भारतीय दलों के सामने रखा गया। तो सबसे पहले कांग्रेस ने उसका बायकॉट कर दिया, इसी तरीके से मुस्लिम लीग ने भी उसको बायकॉट कर दिया, हिंदू महासभा ने भी बायकॉट कर दिया, जो दलित लोग थे उन्होंने भी उसको एक तरीके से समर्थन नहीं दिया, जिनके नेता अम्बेडकर महोदय थे। लेकिन इस समय जो बात चल रही थी वो ये थी कि अगस्त प्रस्ताव के जो इश्यूज थे वो क्या थे, जो मुद्दे थे उनमें जो तत्व थे वो क्या थे। तो वो वहाँ पर अगस्त प्रस्ताव की जो बातें हैं उनको 3 पार्टों में हम अगर डिवाइड कर लें तो बेहतर रहेगा। जैसे कि एक तो उस समय जिस समय प्रस्ताव लाया गया है
उस समय प्रस्ताव लाया गया है, उस समय का प्रावधान कि भाई सबसे पहले तो हम जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, तो ये क्लियर है। और जो सलाहकार परिषद है उसमें भी भारतीयों का प्रवेश बढ़ेगा। तो एक प्रावधान तो ये था जो तुरंत हो सकता था, क्लियर है। दूसरा, युद्ध से संबंधित जो प्रावधान थे, युद्ध के समय एक काउंसिल बनाई जाएगी, युद्ध सलाहकार परिषद, और उस परिषद के अकॉर्डिंग युद्ध में जो सलाह है वो दी जाएगी। तो ये उस समय से जुड़ी हुई चीज़ थी जो बीच का प्रावधान था कि भाई युद्ध के समय युद्धकालीन प्रावधान क्या है, और युद्ध के बाद की जो सिचुएशन है उसमें क्या करना है। युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है आप लोगों को एक औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दे देगी, और आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब संविधान सभा, सभी दल आपस में सहमति करके विचार विमर्श करके संविधान सभा के बारे में गठित करने के बारे में चर्चा करेंगे जो आपस में सहमति पर आधारित होगी। तो ये युद्धकालीन जो प्रावधान थे। इसके युद्ध के उपरांत वाले, साथ में ही जो अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मुद्दा था और जो 1935 के अधिनियम में जो संशोधन किसी प्रकार का करना था, तो वहाँ पर भी ये बात रखी गई थी कि भाई अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो बगैर सलाह मशवरे के वो इस प्रकार से एक तरफा नहीं किया जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखते हुए ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरीके से अब इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मुस्लिम लीग थी वो असंतुष्ट इसलिए हुई कि भाई पाकिस्तान के बारे में जो हम जो मांग कर रहे हैं, अलग से जो हमें जो अब तक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है, तो एक तरीके से मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गई कि भाई आप लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं, हमको जो मिलना चाहिए बराबर का रिप्रेजेंटेशन। तो उस चीज़ से मुस्लिम लीग असंतुष्ट नज़र आई और उनकी जो कम्युनल मांग है वो यहाँ पर उनको पूरी होती नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने इसका बॉयकॉट किया। इसी तरीके से कांग्रेस, जो कि अब भी पूर्ण स्वाधीनता की मांग पर चली जा रही थी 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद, तो यहाँ तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग दोहराई जा रही थी। औपनिवेशिक स्वराज का अब कांग्रेस लेके भी क्या करे, तो इससे पहले उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया, तो वो भी फेलियर हुआ और फिर ये कंट्रोवर्सीज हुई। तो उस संबंध में ही ये अगस्त प्रस्ताव ऑफर किया गया था, जिसे अगस्त ऑफर कहा जाता है, 8 अगस्त 1940 को। हिंदू महासभा ये मांग कर रही थी कि भाई किसी प्रकार का हमको आश्वासन दो कि आप लोग भारत का विभाजन नहीं करोगे। तो इस प्रकार का आश्वासन अंग्रेज कैसे दे सकते थे। तो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो नज़रिया था वो युद्ध पर टारगेटेड था, फोकस था कि हमें किसी प्रकार से बहला फुसला कर इन लोगों को हमें युद्ध में मदद लेनी है। तो उनका टारगेट ये था, और ये जो पार्टीज़ थी ये अपना अपना व्यू लेके अंग्रेज़ों के सामने थी, तो कंट्रोवर्सीज हो रही थी। तो डेफिनेटली बात बन नहीं पाई और अगस्त प्रस्ताव एक तरीके से खारिज हुआ कांग्रेस के द्वारा, लीग के द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा। तो ये लोग असंतुष्ट रहे। इस प्रकार हमने एक अगस्त प्रस्ताव के बारे में अलग ही चर्चा की। अगस्त प्रस्ताव को अगर हम माने जो पूरी तरीके से युद्ध डेडिकेटेड था, जो वर्ल्ड वार है उसमें ब्रिटिश को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए। आप सबसे पहले ब्रिटिश को सपोर्ट कीजिए, आप जो मांगे हैं वो बाद में मान ली जाएंगी, ऐसा वैसा कुछ। तो इस समय भारतीय लोग इस चीज़ को पहले भी फील कर चुके थे कि 1914 का जो वर्ल्ड वार था तो उसके बाद भी ऐसे बातें हुए थे, लेकिन उसका कुछ पूरी तरीके से वेस्टलेस थे। बाद में कुछ भारतीयों को कुछ और मिला। तो अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करना भारतीयों के लिए और कांग्रेस के लिए कि जो पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर रहे हैं
तो वहाँ पर वो चीज़ें अलग हो गई और कांग्रेस अपने मंत्रिमंडलों से इस्तीफ़ा दे देती है, इससे पूर्व भी। तो इन चीज़ों को युद्ध के फेवर में लाने के लिए अगस्त प्रस्ताव को लिनलिथगो महोदय के द्वारा पेश किया गया। बाद में अगस्त प्रस्ताव का फेलियर होता है और फिर 1942 का जो भारत छोड़ो मूवमेंट है उसका एक कारण ये भी बनता है कि अगस्त प्रस्ताव का फेलियर, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, तो डेफिनेटली अगर वो फेलियर करेगा तो सिस्टम कोलैप्स होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी अगस्त प्रस्ताव के जो बिंदु थे, इन पर चर्चा लाजमी थी। तो अब हमने एक अगस्त प्रस्ताव पर चर्चा की। कुछ तथ्यों के बारे में आप लोगों को पता देना चाहता हूँ। मैंने इससे पूर्व वीडियो में भी तथ्यों के बारे में चर्चा की है, लेकिन वहाँ पर नोट्स में वो बराबर शो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वॉइस आ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है, भारत छोड़ो जो स्टेटमेंट है, वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया। इनके द्वारा साइमन गो बैक का भी नारा गढ़ा गया। इसी तरीके से जो हमने पढ़े थे अब तक, उन तथ्यों के बारे में हमने चर्चा की थी। 1915, 16 और 18 इसमें महात्मा गांधी जी मतलब लीग के जो अधिवेशन हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मुस्लिम लीग के में। और सरोजिनी नायडू जो हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताती हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। लखनऊ पैक्ट से जुड़ी हुई बात है कि लखनऊ पैक्ट में तिलक और कांग्रेस के द्वारा जो सहयोग दिया गया था, मतलब एक तरीके से जो मेहनत की गई थी उसकी वजह से कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ था। हालांकि लखनऊ पैक्ट का जो पैक्ट है वो स्थायी तो हुआ नहीं, और उस लखनऊ पैक्ट में इतना कुछ बीजों के रूप में गढ़ गया कि बाद में लीग अपने आप को कभी कांग्रेस से कमतर आंक ही नहीं सकती थी। वो एक तरीके कांग्रेस के बराबर आ चुकी थी। और फिर जो सांप्रदायिक समस्या है वो इतना विकराल रूप लेने लगी कि अगर अब ये दोनों अलग होंगे तो वो हमेशा के लिए ही होंगे। और ऐसा ही हुआ जब कांग्रेस और लीग दोनों अलग हुए, क्योंकि ज़्यादा दिन चली नहीं। 1920 तक, 1920 का जो मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट था, और वहाँ जब ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में हम इस दौर को देखना प्रारंभ कर देते हैं। जिन्ना महोदय 20 के बाद कांग्रेस छोड़ देते हैं ये, और फिर लीग के ही लीडर रहते हैं। तो ये जो लखनऊ पैक्ट है ये भी भारत विभाजन और सांप्रदायिकता के निर्माण में एक बड़ा और एक मेजर, जैसा कि 1909 का पार्लियामेंट सुधार है उसी प्रकार से एक मजबूत स्तंभ है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। इसी प्रकार से हमने जो एक बात की थी कि रॉलेट एक्ट के बारे में कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, ये मोतीलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। और इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप में आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन विधिवत रूप से अनाउंस्ड हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। 9 अगस्त को सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। उषा मेहता उस रेडियो को ऑपरेट करती थी जो भूमिगत चलाया जा रहा था भारत छोड़ो आंदोलन में। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता भूमिगत रूप से जो आंदोलन को चलाने में जो लोग थे, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, जो कि आगे जाके संपूर्ण क्रांति के जनक बनते हैं। संपूर्ण क्रांति जिनका नारा है वो हैं जयप्रकाश नारायण। वो इस समय युवा थे। इसी प्रकार से गांधी इरविन समझौते से संबंधित जो बातें हैं उनमें हम देखते हैं कि जो गांधी और इरविन पैक्ट होता है उसमें उससे पहले जो अपने यंग इंडिया पत्र में जो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी उनको नहीं माना गया। तो फिर जब गांधी जी का रिप्लाई रहता है कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला, तो इस तरीके के कुछ कथन हैं। तो मेरा वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो वाला है वो भी आप देखें, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बने रहिए मेरे साथ श्रीविद धर्मराज में। कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करवाऊँ। तो धन्यवाद। तो आप लोग जो भी ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।